नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर शुरू हुई सियासत। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद को लोगों ने घेर लिया। युवाओं ने चुनावी वादे की दिलाई याद, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भाजपा के नेताओं को लोग घेर ले रहे हैं और चुनावी वादा पूरा करने की मांग उठा रहे हैं, रोजगार की मांग उठा रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जबरदस्त नुकसान हो सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टिकट के चक्कर में जेडीयू के नेता लगा रहे हैं तेज प्रताप यादव का चक्कर। जी हां दोस्तों, आरजेडी के लिए, आरजेडी से टिकट लेने के लिए यहां पर जबरदस्त भीड़ जेडीयू के नेताओं में दिखाई दे रही है और आरजेडी से टिकट लेने के लिए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के चक्कर कई जेडीयू नेता लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2020 का विधानसभा चुनाव बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का कर सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले सरकार के बारे में बताइए कि किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर शुरू हुई सियासत। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, उन्हें सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। जेडीयू के संरक्षण में बिहार में शराब को बेचा जा रहा है। शराब के पैसों से जेडीयू चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रवक्ता हरखू झा ने कहा है कि जब से जेडीयू बीजेपी के संपर्क में आई है, शराब माफिया का मनोबल बढ़ गया है। बीजेपी नेताओं के साथ खुद जेडीयू के कई जिलाध्यक्ष अवैध शराब के धंधे में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे में अवैध शराब कारोबार पर रोक संभव नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद सुशील सिंह को लोगों ने घेर लिया। युवाओं ने चुनावी वादे की याद दिलाई। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह कोच पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दौरान युवकों ने उनके काफिले को घेर लिया। यही नहीं, जमकर भड़ास भी सांसद के ऊपर निकाल दी। युवकों ने कहा कि सांसद जी सिर्फ वोट के लिए मत आइए, थोड़ा क्षेत्र के विकास पर ध्यान दीजिए। आपने जो चुनावी वादे किए थे, कम से कम उसको तो पूरा कर दीजिए। युवकों ने सांसद सुशील कुमार सिंह की बोलती बंद करा दी। युवकों ने पूछा कि आप युवकों को लेकर आज तक क्या किया है, अगर एक दो काम किया भी है तो सिर्फ उसको आप गिना दीजिए। युवकों के सवाल के आगे सांसद की बोलती बंद हो गई, वह कुछ नहीं बोल पा रहे थे। स्थिति को देखते ही सुरक्षा में तैनात जवानों ने ही मोर्चा संभाल लिया और कहा कि आप लोगों की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। किसी तरह से सांसद को भीड़ से काफिले को बाहर निकाला। युवकों में इतना गुस्सा था कि वह सांसद को देखते ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक उनके काफिले को घेर लिया। बताया जा रहा है कि सांसद जीतने के बाद क्षेत्र के लोगों से मतलब नहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं और फिर लापता हो जाते हैं, जिसके कारण सांसद को देखते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट के चक्कर में जेडीयू के नेता लगा रहे हैं तेज प्रताप का चक्कर, फोटो वायरल। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हर कोई अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगा है। ऐसे में राजनीतिक दल के नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में कई ऐसे नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों में अपना पाला बदलकर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। जेडीयू के एक नेता की तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि वे टिकट मांगने के लिए तेज प्रताप से मिलने गए थे। वायरल हो रही तस्वीर एक दुकान है। बताया जा रहा है कि जो तस्वीर वायरल हो रही है गया के युवा जिला अध्यक्ष का कमलेश शर्मा का है। बताया जा रहा है कि उनको जेडीयू में दाल नहीं गल रही है, तो वे तेज प्रताप के आसपास दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रही इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि युवा जेडीयू गया के जिला अध्यक्ष कमलेश शर्मा की तस्वीर तेज प्रताप के साथ किसी दुकान में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात गुपचुप तरीके से हुई है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद उस बात को बल मिलने लगा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलकर बाहर आने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा था कि जेडीयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप का तंज बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शराब माफियाओं ने एक दिन पहले ही छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर फायरिंग की थी। इस घटना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने इस घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोल दिया है। रविवार को ट्वीट कर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सरकार पर तंज कसा। तेज प्रताप यादव ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के चुनावी
नारे की तर्ज पर शायराना अंदाज में सरकार और मुख्यमंत्री पर तंज कसा। तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा, बिहार में बहार है, शराब की लड़ाई में राजधानी के बीचों बीच गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। वहीं तेजस्वी ने भी इस ट्वीट के जरिए शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा ही है, साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पटना आर ब्लॉक रेलवे लाइन के समीप शराब उतारे जाने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब माफिया ने फायर झोंक दिया था। पुलिस पार्टी पर हुए इस हमले में एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि एक शराब तस्कर भी घायल हुआ था। दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई जाती है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष नीतीश सरकार को लेकर आक्रामक है। एक दिन पहले ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सिर्फ चुनाव के समय ही बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। जिसने 15 साल में कुछ नहीं किया, वह 2 महीने में क्या करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 को लेकर राजद ने जारी किया पोस्टर, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। इस बीच राजद ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। इससे पहले जेडीयू ने पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में लिखा था, विकसित बिहार नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी की सेना ने भी नया पोस्टर जारी कर बिहार में युवा सरकार बनाने की बात की है। पोस्टर के जरिए राजद ने इशारा किया है कि नीतीश कुमार ओल्ड हो गए हैं। बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए। दरअसल बिहार में पोस्टर वार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले लालू यादव के जन्मदिन के दिन भी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था। फिलहाल बिहार की सियासत में पोस्टर वार की एंट्री हो चुकी है। देखना है तेजस्वी के इस पोस्टर के बाद जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने जीएसटी को बताया आर्थिक सर्वनाश, कहा मिलकर उठाएं आवाज। जी हां दोस्तों, अर्थव्यवस्था पर घिरी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। गिरती जीडीपी पर राहुल गांधी सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रविवार को उन्होंने जीएसटी की बात के जरिए कई सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जीएसटी में क्या गड़बड़ी है और कौन प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी का मानना है कि मोदी सरकार सही तरीके से जीएसटी को लागू करने में नाकाम रही। राहुल ने जीएसटी के अंदर 4 तरह के स्लैब को गलत कदम बताया। उन्होंने कहा कि जीडीपी में गिरावट की एक बड़ी वजह जीएसटी का फ्लॉप होना भी है। मौजूदा सरकार ने जीएसटी के जरिए उस वर्ग पर हमला किया है जो देश की रीढ़ है। छोटे कारोबारी परेशान। उन्होंने फिर जीएसटी को मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स करार दिया है। राहुल ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से जीएसटी को लागू करने से लाखों छोटे व्यापार बर्बाद हो गए, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। सबसे ज्यादा नाइंसाफी राज्यों के साथ हुई है। केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रही है। यह देश के गरीबों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के जीएसटी का मतलब आर्थिक सर्वनाश है। राहुल गांधी की माने तो मोदी सरकार में सॉल्यूशन जीएसटी में 4 तरह के स्लैब रखे हैं ताकि छोटे कारोबारी इसमें उलझकर रह जाएं और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस जीएसटी में केवल 15 से 20 उद्योगपतियों की पहुंच है। वे मन मुताबिक जीएसटी नियमों में बदलाव कर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी यूपीए का आइडिया था, एक साधारण टैक्स लागू करने की योजना थी, लेकिन एनडीए सरकार ने 28% तक टैक्स स्लैब रख दिया जो कि छोटे कारोबारियों और गरीबों के खिलाफ है। केंद्र की असफलता की वजह से ही आज राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों और टीचरों को सैलरी नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा जीएसटी गरीबों, किसानों और छोटे कारोबारियों पर आक्रमण है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी ताकि जीएसटी को सरल बनाया जा सके। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी कई बड़े अर्थशास्त्रियों से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से भी चर्चा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताली और थाली बजाकर युवाओं ने मांगा रोजगार। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर 19 सूत्रीय मांग को लेकर छात्र नेता अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में शनिवार को 46वें दिन क्रमिक अनशन जारी रहा। अनशनकारी छात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ ताली और थाली बजाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया। छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने कहा कि 46 दिनों से छात्र गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को कहना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि ईवीवी प्रशासन
प्रशासन और सरकार गांधीवादी तरीकों को समझने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वे इतिहास से सबक लेने को तैयार हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज शिक्षक दिवस के दिन भी कोई भी शिक्षक अनशनरत छात्रों से हालचाल भी पूछने तक नहीं आए। ईवीवी के पूरा छात्र सपा नेता मंसूर आलम ने अनशन स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि छात्र संघ छात्रों का मौलिक अधिकार है और इसकी बहाली जनतांत्रिक हितों में है। छात्र नेता अजय सम्राट ने कहा है कि सुना है कि सरकार थाली और ताली की भाषा समझती है, आज उसी भाषा में बेरोजगारों और नौजवानों की हुंकार सुने। इस अवसर पर सपा नेता वजीर खान, नेता हितेंद्र यादव, राहुल पटेल, मोहम्मद मुबशशीर, हारून, नवनीत यादव, मोहम्मद मसूद अंसारी, सुशील कुशवाहा, मोहम्मद सलमान, शिव बली, हरेंद्र यादव, कपिल तेजा, सर्वेश, ऋषि यादव, अर्पित आर्या, आदित्य आदि मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनमोहन सिंह को मिले भारत रत्न, वरिष्ठ पत्रकार ने उठाई मांग, बोली 271 मिलियन लोगों को दिलाई है गरीबी से निजात। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने TOI में लिखे अपने एक ब्लॉग में कहा कि जब भारत के 13वें राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो मनमोहन सिंह अपने पूर्व सहयोगी की प्रशंसा में अडिग थे। उन्होंने मुखर्जी को आज़ाद भारत के महानतम नेताओं में से एक माना है। घोष ने कहा कि सरकार में मुखर्जी का लंबा कार्यकाल एक असाधारण उपलब्धि है, मगर एक सवाल ये भी है कि क्या मनमोहन अपने सहयोगी की तुलना में भारत रत्न के अधिक योग्य हैं। पत्रकार कहती हैं कि मनमोहन सिंह साल 1991 में जब वित्त मंत्री बने उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। PV नरसिम्हा राव के समर्थन से उन्होंने दशकों से चल रहे मजबूत नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त किया। 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन यानी 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। इस दौरान लंबे समय देश के PM मनमोहन सिंह ही रहे। भारत में करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठने का आंकड़े UN के अनुसार है। उन्होंने कहा कि आज गरीब समर्थक कई योजनाएं जैसे वित्तीय समावेशन, मनरेगा और आधार कार्ड उनके कार्यकाल की देन है। उन्होंने कहा कि भारत में वित्त मंत्रियों पर अक्सर कुछ कॉरपोरेट घरानों के निकट होने का आरोप लगाया जाता रहा है, मगर सिंह पर कभी भी जातिवाद या किसी विशेष व्यावसायिक घराने से जुड़े होने का आरोप नहीं गया। भ्रष्टाचार के मामले में मनमोहन सरकार के मंत्रियों को खूब निशाना बनाया गया, मगर विरोधियों ने भी भ्रष्टाचार मामले में उन पर कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा कि हालांकि UPA 2 कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों ने मनमोहन सिंह के कद को कम किया है, मगर उन पर किसी भी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप नहीं लगा। वास्तव में उन्होंने जिस तरह से अपने परिवार को राजनीतिक जीवन से दूर रखा वो राजनीतिक वर्ग के लिए एक आदर्श है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र और मीडिया पर मनीष सिसोदिया का तंज, चीन ने हमारी जमीन छोड़ दी, बस देश की अब एक ही समस्या है। जी हां दोस्तों, देश में मौजूदा हालातों को लेकर मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और मीडिया को निशाने पर लेते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर तंज कसा है। मनीष सिसोदिया ने सुशांत केस में केंद्र सरकार और मीडिया के रवैये को सवाल उठाते हुए कहा कि चीन ने हमारी जमीन छोड़ दी है, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो चुकी है, करोड़ों लोगों को नौकरियां भी मिल चुकी हैं, किसान व्यापारी सब मुनाफे में हैं, स्वच्छ भारत और डिजिटल स्किल इंडिया सफल हो चुके हैं। सिर्फ देश में एक ही मुसीबत है कि रिया का पूरा खानदान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और मीडिया 24 घंटे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि देश इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफा कोरोना वायरस के मामले 41 लाख के डराने वाले आंकड़े को पार कर चुके हैं, दूसरी तरफ चीन के साथ तनातनी जारी है। कोरोना संकट ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है, हालांकि इसका असर पूरे विश्व पर पड़ा है। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और मीडिया पर निशाना साधते हुए संकेतों में कहा है कि देश की बड़ी समस्याओं के मुकाबले सुशांत मामले को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। बता दें कि बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 3 एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं। CBI के अलावा ED और NCB भी मौत के कारणों की जांच कर रही है। सुशांत बीते 14 जून को मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत अवस्था में पाए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CM नीतीश पर BJP नेता संजय पासवान का तंज, इससे पहले कि जनता खारिज करे खुद कर ले विड्रॉ। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और BJP के MLC संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में BJP के दलित चेहरे के तौर पर स्थापित संजय पासवान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। गौरतलब है कि BJP आलाकमान ने पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में BJP नेता का यह बयान JDU को परेशान करने वाला हो सकता है। बिहार की राजनीति में जनरेशन शिफ्ट और नई पीढ़ी को लेकर न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में संजय पासवान ने बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। नीतीश कुमार समेत 70 साल की उम्र वाले नेताओं और उनके नेतृत्व में बदलाव के सवाल पर संजय पासवान ने कहा, इसके पहले कि जनता उम्र दराज लोगों को खारिज कर दे, हमें नौजवानों को सामने लाना चाहिए और उससे पहले उम्र दराज नेताओं को खुद विड्रॉ कर लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में बेरोजगारी हटाने के लिए आंदोलन करेंगे तेजस्वी। कहा, नीतीश ने 15 साल में कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है, तो वहीं जुबानी जंग ने भी रफ्तार पकड़ ली है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और समय समय पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीद बताए जाते रहे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने 15 साल में कुछ नहीं किया, हर जगह भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किए। इस सरकार ने 2 पीढ़ियों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि बेरोजगारी हटाने के लिए हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी ने इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया और टोल फ्री नंबर भी जारी किया। विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी ने साथ ही कहा कि हमारी सत्ता में आई तो 4.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा विभाग में खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। हर विभाग में नियमित बहाली की जाएगी और आबादी के मुताबिक नए पद सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के सत्ता में आने पर हर व्यक्ति को रोजगार मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। तेजस्वी ने बेरोजगारी, गरीबी और पलायन पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में गरीबी दर 52% है। प्रदेश का हर दूसरा परिवार पलायन को मजबूर है। लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ जो भर्ती परीक्षा होती भी है उसका पेपर लीक हो जाते हैं। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनसे पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया। सिर्फ चुनाव के समय ही बड़ी घोषणाएं होती हैं। जो व्यक्ति 15 साल में कुछ नहीं कर पाया वह 2 महीने में क्या करेगा। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार SC/ST एक्ट को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी ने सवाल किया कि यह सुविधा केवल दलितों में क्यों, सवर्ण समाज और पिछड़ों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, युवाओं को रोजगार देने में विफल रही बिहार सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस प्रभारी सह राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने शनिवार को राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। गोहिल ने कहा कि सूबे की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारा फोकस युवाओं पर होगा। इस मौके पर युवा कांग्रेस की रोजगार 2 वर्चुअल रैली में बेरोजगार पंजीकरण फॉर्म लॉन्च किया गया। इससे पहले शुक्रवार को शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। कहा कि सभी सहयोगी एकजुट हैं और पूरी मजबूती से एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। वह शुक्रवार शाम पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर कहा कि अब बात करने के बहुत साधन हैं, इसके लिए पटना आने की जरूरत नहीं है। लोजपा के बारे में कहा कि एनडीए में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, पर चिराग पासवान हमारे संपर्क में नहीं है। गोहिल ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, समय आने पर इसकी घोषणा हो जाएगी। मांझी के एनडीए में जाने के सवाल पर कहा कि वे मन बना चुके थे, जाने वाले को कौन रोक पाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी का नीतीश पर वार, बेरोजगारी के लिए बताया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले आरजेडी और जेडीयू में बयानों की जंग छिड़ी हुई है। सिर्फ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या फिर लालू यादव तक ही नहीं, बल्कि अब इस जंग में राबड़ी देवी ने भी अपनी एंट्री ले ली है। राबड़ी देवी आजकल ट्विटर पर काफी सक्रिय रह रही हैं और वह लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर अपना निशाना साध रही हैं। राबड़ी देवी ने आज ट्विटर पर कहा कि बिहार के करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद करने वाले नीतीश कुमार बताएं कि बिहार का हर दूसरा युवा बेरोजगार क्यों है, हर दूसरे घर में पलायन क्यों है। जवाब दीजिए, ऐसे कब तक चुप रहिएगा। राबड़ी के इन सवालों का जवाब अभी तक फिलहाल सीएम नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है की जा रही है कि जेडीयू की तरफ से इसका जवाब जल्द ही आ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार की नागरिकता छीनने की मांग वाली याचिका खारिज, याची पर 25,000 का जुर्माना। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की नागरिकता छीनने की मांग वाली जनहित याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान बेवजह याचिका दाखिल कर कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने की निंदा की। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए याची पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा है कि याचिका जनहित में न होकर बिना संविधान व नागरिकता कानून का अध्ययन किए चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई। इस तरह याचिका न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने याची को हर्जाने की राशि 30 दिन में रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये राशि एडवोकेट एसोसिएशन के खाते में जमा किए जाएं। साथ ही हर्जाना नहीं स्थिति में जिलाधिकारी वाराणसी याची से
से जुर्माना वसूल करे। याची ने दी ये दलील। याची ने दलील दी कि कन्हैया कुमार ने अन्य छात्रों के साथ 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारेबाजी की, जिसको लेकर आपराधिक मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। देश विरोधी नारेबाजी एवं गतिविधियों के बावजूद केंद्र सरकार कन्हैया कुमार की नागरिकता नहीं छीन रही है। कन्हैया कुमार के ग्रुप के लोग पाक के उकसाने पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष करने वाला करार देते हैं। ऐसे लोग देश की शांति भंग करने में जुटे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमा चलने के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। याचिका दिग्भ्रमित होकर दाखिल की गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन की बातचीत के बाद कांग्रेस ने दागे सवाल, पूछा नतीजा क्या निकला। जी हां दोस्तों, चीन के साथ चल रहे गतिरोध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी बीच भारत और चीन के रक्षा मंत्री के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। इस वार्ता को लेकर आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया कि वह देश को विश्वास में लें। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि चीन के साथ विभिन्न स्तरों पर हुई बातचीत का नतीजा क्या निकला। सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा, राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत की। इससे पहले विदेश मंत्री ने अपने चीनी समक्ष से बात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने चीनी समक्ष से 2 बात की। राजदूत के स्तर पर कई बार बातचीत हुई। इन बातचीत का नतीजा क्या निकला? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, देश को विश्वास में लीजिए। यह बताइए कि चीन हमारी सरजमी से कब्जा कब छोड़ेगा? चीन से कब आंखों में आंख में डालकर बात होंगी? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।